ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और सेकंड यूनिट है। ये 2019 का अपने सिलेबस में है। लास्ट ईयर से ये चेंज हुआ है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन? रामविलास पासवान। और वो कब? 8 जुलाई 2019। ये एमसीक्यू। और पार्लियामेंट ने, ये बिल था पहले, और पार्लियामेंट ने ये बिल को पास किया 6 अगस्त को। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना असेंट यानी अपनी मंजूरी दी। देखो यहाँ पे 1886 लिखा है, एक्चुअली 1986 है। यानी पुराना एक्ट था 1986 का, उसकी जगह पे ये नया एक्ट आया 2019 का। इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन सी चीजें इसमें नई है, वो अपने देखें। तो इसमें ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, सीसीपीए फुल फॉर्म याद रखना है, उसको इसमें कवर किया गया। ई कॉमर्स भी इसके अंदर आ गया। डायरेक्ट सेलिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में इसमें नियम को थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट किए गए। प्रोडक्ट लायबिलिटी, प्रोडक्ट बेच तो दी हमने, पर जो प्रोडक्ट हमने बेची है उस प्रोडक्ट की तरफ बेचने वाले की क्या जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए नियम बनाए गए। और इसमें चेंजेस इन द पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब कायदे का दायरा नक्की किया गया इसमें। ग्रेटर ईज टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडिशन इन द क्लॉज ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी किसी ने भी अगर कंज्यूमर को चीट करना, यानी कंज्यूमर को किसी भी तरह से उनको धोखे में रखना चाहा, तो उनके ऊपर पनिशमेंट इसके अंदर आएगी। फिर आगे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी चीज गलत नहीं जानी चाहिए। एंड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू मीडिएशन, मीडिएशन यानी कोई इंसान या तो कोई कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल बीच में यानी इंटरमीडिएट बन के रिजोल्यूशन, कोई भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करेगी। बैकग्राउंड याद रखो कि बैकग्राउंड में सबसे पहले याद करना पड़े हमको कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या था 1986 में, वो 1 जुलाई 1987 से लागू हुआ। तो ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कब से वो इम्प्लीमेंट किया गया। 1986 का एक्ट जुलाई 1987, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑलराउंड प्रोटेक्शन था, यानी कंज्यूमर को किसी भी तरह से कोई चीट ना कर पाए, वो यहाँ पे ध्यान रखना था। और डिफेक्टिव गुड्स ना मिले, गलत तरीके की सर्विसेज ना मिले, अनट्रेड प्रैक्टिसेस उनके साथ में धोखा ना किया जाए। और यही यही बात को आगे बढ़ाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी। तो ये एक्ट ने कंज्यूमर की कंप्लेन को बहुत जल्दी से रिजॉल्व करने के बारे में बताया। और द एक्ट एम्ड एट गेटिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिले किसके बारे में? ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, प्राइस एंड स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी कंज्यूमर खरीदने के लिए जाए, कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो टू प्रोवाइड बेटर एंड ऑलराउंड प्रोटेक्शन, सब तरह का प्रोटेक्शन कंज्यूमर को मिले। स्पीडी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, इसका मतलब जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। उसके बाद में फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर टू सीक रिड्रेसल, यानी कंज्यूमर अगर चाहे ना तो किस जगह पे जाएगा अपनी कंप्लेन को लेकर, उसका पूरा एक मैकेनिज्म या तो फ्रेमवर्क बनाना। कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और कंज्यूमर के राइट्स को सेफगार्ड, सेफगार्ड प्रोटेक्ट एक हुआ, पहले राइट्स दो कंज्यूमर को, उसको बाद में उसको प्रोटेक्ट करो। और कंज्यूमर के राइट्स में क्या आता है? the right to be protected against the marketing of goods, product, or the right to be informed about quality, quantity, potency, potency मतलब लायकात, प्रोडक्ट कैसी है, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एज द केस में बी, सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बार बार मैं रिपीट करता हूँ ये चीज को कि इसमें धोखा नहीं होना चाहिए कंज्यूमर के साथ में किसी भी तरह का, ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी। प्योरिटी मतलब अगर समझो गोल्ड अपने परचेस करते हैं तो 999 नीचे लिखा जाता है या 916 लिखा जाता है, उसकी प्योरिटी होती है।
कि इसमें कितना दूसरी मेटल को मिलाया गया, वो प्राइस ऑफ गुड्स, सबके बारे में इंफॉर्मेशन। और द राइट टू बी अश्योर्ड कि अगर उसको जो भी प्रोडक्ट मिलेगी ना, तो वेराइटी ऑफ गुड्स उसके सामने रखे जाएंगे और उसमें से किसी एक को उसको सिलेक्ट करना है। राइट टू बी हर्ड, उसका ये हक बनता है कि उसकी बात सुनी जाए। और सुनी जाए यानी मतलब कोई भी जगह पे वो केस करे तो उसकी बात सुनने वाला कोई होना चाहिए। और अगर उसके साथ में कुछ गलत हुआ, यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई, या तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हुई, या तो उसके साथ में डिसऑनेस्टी की गई, तो उसके सामने वो कोई भी तरह का सामने से कॉम्पनसेशन मांग सकता है, जिसको रिड्रेसल बोलते हैं। और राइट टू बी द राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को हर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उसको एजुकेट करना चाहिए। उसके बाद आता है राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी यानी उसमें आईएसआई या तो एग मार्क आता है ना, ये पूछे एमसीक्यू में तो लिखना है कि आईएसआई और एग मार्क सेफ्टी में आता है। फिर वेराइटी ऑफ गुड्स में से किसी एक प्रोडक्ट को किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, किसके बारे में इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी एक्सप्लोटेशन से बचने के लिए उसको पूरा हक है कि वो कोई भी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने आप को एजुकेट कराए। राइट टू बी हर्ड और कॉम्पनसेशन। राइट टू बी हर्ड यानी उसको सुनने वाला, कोई जगह पे उसके ओपिनियन को समझने वाला कोई एक ऐसा गवर्नमेंट की एजेंसी होनी चाहिए। और राइट टू सीक कॉम्पनसेशन, यानी अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसको सामने से कोई भी कॉम्पनसेशन मिलेगा। राइट कंज्यूमर रिस्पॉन्स, अब कंज्यूमर की जवाबदारियां भी है कुछ। तो राइट टू बी अवेयर, उसको परचेस करने से पहले तकेदारी रखनी चाहिए। फिर इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आ जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीक आउट, अगर लगता है उसके साथ में कुछ गलत हुआ तो उसको बिना झिझक किसी के सामने वो बात अपनी गवर्नमेंट के सामने रखनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लेन, अगर उसने ऐसा सोचा कि 100-200 में क्या कंप्लेन करे तो वो गलत, कंप्लेन कर लेनी चाहिए उसको। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एन एथिकल कंज्यूमर। एथिकल कंज्यूमर यानी अगर हम जानते हैं कि बिल नहीं देके वो टैक्स बचा रहा है, तुम्हारा भी और उसका भी, तो ये गलत है, क्योंकि जानते हैं अपने कि अगर बिल नहीं होगा तो अपने पास कोई प्रूफर नहीं है कि आगे जाके अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ तो उसके सामने अपने अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे। तो ये कोई भी तरह की ऐसी गेम के अंदर अपने को नहीं आना है। अब ऑन विच प्रोडक्ट्स आर दीज राइट एप्लीकेबल, कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर आता है, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल सेक्टर्स, रेडर पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव। लेकिन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया है उसके अंदर अपने ये एक को कवर नहीं करना है, बाकी सारे एक में। अब कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर यानी वो इंसान जो खरीदता है, ये आएगा एग्जाम में। खरीदने वाला, कंसिडरेशन के सामने पैसे देके खरीदने वाला। दूसरा, भाड़े पे लेने वाला कोई चीज को, वो भी कंज्यूमर के अंदर आता है। फिर उसमें यहाँ पे अगर तुम कमर्शियल पर्पस के लिए कोई चीज को भाड़े पे लेते हो, यानी मतलब मैंने कार भाड़े पे लेने के लिए खरीदी है, तो जो भाड़े पे चलाने वाला है उसको, वो कंज्यूमर नहीं है, उसको कंज्यूमर नहीं गिन सकते आप। तो ये एग्जाम्पल है ना, वो वाले पेम्फलेट में भी है जो मैंने आपको दिए है उसमें। अब एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे द एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखो आया ये एग्जाम्पल। कमर्शियल पर्पस का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी इंसान, a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood, यानी अगर गाड़ी में चलाता हूँ इसके लिए चलाता हूँ कि जिससे मुझे जो भी पैसा मिलेगा, कार यानी मैं टैक्सी चलाता हूँ वैसा, तो उसमें मैं कंज्यूमर, इसको कमर्शियल पर्पस नहीं गिना जाएगा। एंड देन द expression buys any good and hires or avails any service include offline and online transaction through electronic means और by टेलीशॉपिंग, यानी अगर अपने जैसे इंटरनेट की सर्विस लेते वो ऑनलाइन सर्विस है, राइट। तो ये सर्विस जो है ना वो मल्टी लेवल मार्केटिंग की सर्विस और डायरेक्ट सेलिंग की सर्विस कोई भी तरह से अगर तुमने ली तो वो सर्विस को अपने इसमें ये एक्ट के अंदर गिनेंगे। अब सर्विस का मतलब इसमें क्या होता है, सर्विस का मतलब बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, सब तरह की सर्विस इसमें आ जाएगी। लेकिन ये 100% एमसीक्यू में आएगा, डज नॉट इंक्लूड रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज और अंडर अ सर्विस ऑफ पर्सनल सर्विस। ये ऑफ आए ने तो नहीं इंक्लूड किया जाता, लेकिन अगर फॉर लिखा हो ऑफ की जगह पे तो वो इंक्लूड किया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, याद रखना है ये। अब गुड्स यानी क्या, गुड्स की डेफिनेशन सेम है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर है 1930 के। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कौन से सेक्शन में, 27 के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी,
यानी इसके अंदर दुकान, मकान, जमीन ये सब नहीं आता। लेकिन इसमें क्या नहीं कवर किया जाता है, एक्शनेबल क्लेम, यानी जैसे कि अपने कोई जुगाड़ में कोई चीज जीते ने, वो एक्शनेबल क्लेम है। फिर मनी, पैसे उसके अंदर नहीं आएंगे, एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा। लेकिन उसमें स्टॉक एंड शेयर्स आएंगे, क्रॉप्स आएंगे, ग्रास यानी घास, और उसके साथ में जमीन के साथ जितनी भी चीजें अटैच है, जिसको अपने सीवियर, सर्व नहीं सीवियर यानी काट सकते हैं जमीन में से, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएगी। अब कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, तो देखो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीन अलग अलग कमीशन, CDRC, ये नाम याद रखने हैं। अब इसके पीछे कंप्लेन कैसी होनी चाहिए, तो कंप्लेन के कारण बताए गए, कंप्लेन करने की वजह, तो ओवर चार्जिंग यानी ज्यादा प्राइस लिखी गई हो, या तो डिसेप्टिव चार्जिंग यानी धोखे से प्राइस ले ली गई हो तुम्हारे से, फिर अनफेयर यानी धोखे में रख के कोई चीज तुमको बेची गई हो, कोई ऐसी हजार्डस यानी डेंजरस चीज तुमको बेची गई हो, डिफेक्टिव गुड्स तुमको बेचे गए हो, ये सब जो चीजें हैं ना, वो लिखा गया है। लेकिन नेशनल कमीशन में जाने से पहले याद रखना है कि इसमें कंप्लेन 10 करोड़ से ऊपर की, अब याद रखो ये लिमिट सारी चेंज हो गई है। अगर तुम सेंट्रल कमीशन में जाते हो तो स्टेट कमीशन के, सेंट्रल कमीशन 10 करोड़ से ऊपर, स्टेट कमीशन 1 करोड़ से ऊपर लेकिन 10 करोड़ से नीचे, राइट। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो 1 करोड़ तक, ये 20 लाख था पहले, 20 लाख था, चेंज हो गया। अब याद रखना ही है अपने को, याद क्या रखना है अपने को, कि अगर 1 करोड़ से कम है तो डिस्ट्रिक्ट में, CDRC में, अगर 1 से 10 करोड़ के बीच में है, MCQ है ही आपके लिए, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है तो स्टेट में जाएगा, और अगर 1 करोड़ से कम है तो वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। पेनल्टी क्या लिखी है, देखो पेनल्टी यानी क्या सजा लिखी गई है, तो अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, ये MCQ है आपके लिए, तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है और 2 साल तक की सजा। और अगर बार बार वही चीज की जाती है एक ही इंसान के द्वारा, यानी सब्सिक्वेंट यानी दूसरी बार भी उसने वही गलती की, वही गुनाह उसने किया, तो 50 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा है उसके अंदर। और यहाँ पे अगर CCPA कैन प्रोहिबिट एंडोर्सर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आगे बढ़ाने वाले को भी 1 साल तक की, यानी अगर आप व्हाट्सएप पे देखे बिना एडवर्टाइज आगे बढ़ा देते हो तो इसमें भी आपको भी 1 साल तक की जेल हो सकती है सर, या तो आपको, सॉरी 1 साल की जेल नहीं होगी, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि सर्विस कम से कम 1 साल के लिए उसकी बंद कर दी जाएगी, यानी 1 साल तक वो कुछ आगे काम नहीं करे। इसमें जेल या तो फाइन नहीं है, लेकिन 1 साल तक अपनी सर्विस नहीं दे सकते, ऐसा लिखा है। द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उसमें वो कब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक पहली बात तो कब से एप्लीकेशन में आया, तो जुलाई की 20 तारीख से 2019, और उसी के साथ में ये डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम था, कंज्यूमर, ये देखो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, वो उसकी जगह पे क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम की जगह अगले लास्ट वाले एक के अंदर फोरम था, अब क्या होगा, कमीशन हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन होता है, तो एक प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होगा, और इसमें 2 मेंबर, इसमें से एक वुमन होगी, यानी टोटल 3 मेंबर हो गए, एक प्रेसिडेंट, 2 दूसरे मेंबर, इसमें से एक वुमन। और क्वालिफिकेशन 35 ईयर्स की एज, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस, ये सब MCQ है तुम्हारे, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोनॉमिक्स, लो, कॉमर्स के अंदर, इंडस्ट्री, अकाउंटेंसी, पब्लिक अफेयर या तो एडमिनिस्ट्रेशन में। 1 करोड़ लिमिट कर दी गई है, पहले लिमिट थी 20 लाख की। स्टेट कमीशन की बात करें तो 1 करोड़ से 10 करोड़ वापिस यही आया, अर्लियर ये 20 लाख से 1 करोड़ तक का था, और नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ज्यादा था, ज्यादा है अभी, पहले 1 करोड़ से ज्यादा था। इसमें नेशनल कमीशन का लोड कम हो गया। अब स्टेट कमीशन का काम क्या है, देखो स्टेट कमीशन भी किस में आया, सेक्शन 42 सब सेक्शन 1, और स्टेट कमीशन का नाम क्या बताया गया, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, और नेशनल कमीशन यानी नेशनल CDRC। अब स्टेट कमीशन में भी वापिस एक प्रेसिडेंट जो जज होगा, किसका याद रखना है, हाई कोर्ट का, और इसको अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और उसके लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करनी पड़े,
एंड टू और मोर अदर मेंबर्स, दो या तो दो से ज्यादा दूसरे मेंबर्स होते हैं, इसमें भी एक कम से कम एक वुमन होनी चाहिए। और यहाँ पे मेंबर नॉट लेस देन टू लिखना है, एग्जैक्टली टू भी नहीं है, नॉट लेस देन टू, यानी दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से कम नहीं। स्टेट कमीशन की बात करें, उसमें भी एज 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, 10 साल का एक्सपीरियंस, वो तो सेम है। और नॉट मोर देन 50% ऑफ द मेंबर शेल बी फ्रॉम अमॉन्ग्स पर्सन हैविंग जुडिशियल बैकग्राउंड, यानी 50% से ज्यादा लोग ऐसे होने चाहिए कि जो जुडिशियल बैकग्राउंड वाले होने चाहिए। एक्सप्लेन उससे ज्यादा, सॉरी, 50% से ज्यादा लोग जुडिशियल बैकग्राउंड वाले नहीं होने चाहिए, सॉरी। एक्सप्लेनेशन, यहाँ लिखा है कि जुडिशियल बैकग्राउंड का मतलब ना वो लॉ की फील्ड में होना चाहिए, इसमें कौन, यहाँ लिखा गया है कि एटलीस्ट 10 साल के लिए वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट के अंदर या ट्रिब्यूनल के अंदर वो जज नहीं होना चाहिए। और फर्दर, डिसक्वालिफाइड कब बोला जाता है कि अगर किसी इंसान को सजा होती है, कन्विक्टेड यानी सजा होना, और जिसमें मोरल टर्पिट्यूड की सजा होती है। मोरल टर्पिट्यूड यानी जिसने कोई ऐसी चीज जिसको हमारी सोसाइटी गलत मानती हो, वो चीज की उसके बारे में सजा हुई। और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इंसान काबिल नहीं है काम करने के लिए, हैज बीन रिमूव्ड और डिसमिस फ्रॉम द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में से उसको निकाल दिया गया हो और डिसमिस कर दिया गया हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि इसके होने से काम में बाधा यानी तकलीफ आएगी, या कोई भी ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन जिसको स्टेट गवर्नमेंट मानती है। फिर इसकी टर्म कितनी, 5 साल की, लेकिन कब तक, 67 ईयर्स तक। ये आएगा एमसीक्यू में, 67 ईयर्स तक उसको रखा जा सकता है, 5-5 साल के लिए उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बार 5 साल, फिर दूसरे 5, फिर दूसरे 5, इस तरह से आगे बढ़ सकता है। अनदर टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 67 ईयर्स की तक चल सकती है, राइट। और जो प्रेसिडेंट है वो भी रीअपॉइंट किया जा सकता है तब तक जब तक वो 67 ईयर्स की एज को नहीं पहुंचता। और रेजिग्नेशन की हम बात करें तो रिजाइन सीधा करके किसको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देनी है हमको, राइट। फिर उसके बाद में प्रोसेस, लीगल नोटिस, इसमें क्या करेंगे, रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट मतलब जिसने कंप्लेन की ने उसके सामने वाली पार्टी को हम लीगल नोटिस प्रोवाइड करेंगे। फिर जो कंप्लेन फाइल करे या तो नोटराइज करेंगे डॉक्यूमेंट को, इसके लिए फीस डिमांड ड्राफ्ट से अपने को पे करनी है। कंप्लेन की 4 कॉपी बनेगी और कंप्लेन 2 साल के अंदर उसका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि यहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो 30 दिन, ये भी एमसीक्यू है, 30 दिन के अंदर आप नेशनल कमीशन में स्टेट कमीशन से आगे अपील कर सकते हो। अब इसमें मीडिएशन बताया गया, मीडिएशन यानी कौन दो जन के बीच में, अपने बोलते हैं ना मीडिएटर की तरह से, यानी इंटरमीडिएरी की तरह से, एजेंट की तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे इसके मीडिएटर की फी 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, शैल नॉट एक्सीड, हर केस की 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और बट एज फार एज प्रोडक्शन ऑफ विटनेस इज कंसर्न, ईच पार्टी विल हैव टू बेयर सच एक्सपेंस इंक्लूडिंग एक्सपर्ट। और भी देखो, एक अगर समझो कि कोर्ट के अंदर बुलाना पड़े किसी एक्सपर्ट को, तो एक्सपर्ट को लाने ले जाने का खर्चा कौन सी पार्टी का होगा, जिस पार्टी ने, जो पार्टी केस हार जाती है ना उसका, सिंपल। और यहाँ लिखा गया है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रूल्स, इट हैज बीन वेरी विविडली यानी क्लियरली बताया गया है कि कोई भी केस फाइल करने की फीस 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें इसके फायदे क्या हुए देखो, तो द डिस्प्यूट्स आर एडजुडिकेटेड फास्टर, जल्दी ये डिस्प्यूट खत्म हो जाते हैं। सिंपल प्रोसेस है कंप्लेन को फाइल करने का, कंप्लेनेंट कैन देमसेल्व्स फाइल कंप्लेन, खुद भी अपने कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, पोस्ट से भी भेजी जा सकती है, और फीस बहुत कम होती है फाइलिंग करने की। तुम्हारे सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, तो देखो ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ, वहां से शुरू करें। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932, बराबर। और पार्टनरशिप इज द रिलेशन बोला गया, नॉट एग्रीमेंट, वो सिर्फ रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी सब वो बिजनेस चलाते हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई भी एक दो इसमें से, राइट।
अब यहाँ पे पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले तो आता है एसोसिएशन ऑफ मोर देन 2 पर्सन, यानी दो, एक तो नहीं, दो से ज्यादा लोग होंगे। और यहाँ पे एज पर न्यू कंपनी एक्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर इज 100 लिखा गया है यहाँ पे, राइट। और ये आ सकता है आपको एग्जाम में। और अगर पार्टनरशिप 100 से बढ़ जाए ना तो इसको क्या बोलेंगे, अपने इलीगल एसोसिएशन बोलेंगे, ये गैर कानूनी हो जाता है। अब यहाँ पे पर्सन, यानी पर्सन में फॉर्म नहीं हो सकती, डज नॉट इंक्लूड फॉर्म, ये आ सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि फॉर्म की कोई अलग से लीगल एंटिटी नहीं होती। लेकिन दो पार्टनरशिप फॉर्म, इसका मतलब कभी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकती, लेकिन एक कंपनी इसका लीगल एग्जिस्टेंस होता है, वो किसी दूसरी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप में एंटर हो सकती है, लेकिन उसके लिए मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जरूरी नहीं है पार्टनरशिप के अंदर लिखा हुआ, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, फिक्स पीरियड के लिए हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एडवेंचर, कोई काम को कंप्लीट करने के लिए, या तो जब चाहे नहीं तब पार्टनर्स उसमें से निकल सकते हैं। तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होता है और डज नॉट अराइज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये एक एमसीक्यू में आपने देखा है, क्योंकि पार्टनरशिप लॉ से, कानून से नहीं आता। लेकिन यहाँ पे देखो, डज नॉट अराइज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्योंकि को ओनर है ना, इन केस ऑफ को ओनर, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से आता है। स्टेटस से कौन आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और इनहेरिटेंस, यानी वारसे में मिलेगा तुम्हारी सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपनी तुमको, फॉर्म जो बोलते हैं वो। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वैलिड कंडीशन में देखो, बिजनेस, बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप हो सकता है, और वो भी कैसा होना चाहिए, मस्ट बी लीगल, बराबर नहीं, लीगल बिजनेस होना अपने लिए जरूरी है। फिर उसके बाद एसोसिएशन, यहाँ पे लिखा गया है कि एसोसिएशन का मतलब फॉर पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट, चैरिटी, इसको अपने नहीं बोलेंगे पार्टनरशिप। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, खाली प्रॉफिट शेयर करने का ही होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। पर जो प्रॉफिट है ना, वो कोई भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जैसा लिखा हो वैसा, अगर ना लिखा हो नहीं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बट देखो यहाँ लिखा है कि इफ एनी पर्सन क्लेम्स दैट ही इज अ पार्टनर बट ही हैज नो राइट टू शेयर द प्रॉफिट, देन ही इज नॉट अ पार्टनर। यानी अगर कोई इंसान ऐसा बोलता है कि वो पार्टनर है लेकिन उसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो वो पार्टनर नहीं है। पर रिवर्स इसका, यानी उल्टा इसका सही नहीं हो सकता। अगर लॉस होता है तो इसको नेगेटिव प्रॉफिट बोलते हैं। और म्यूचुअल एजेंसी, लॉ ऑफ एजेंसी, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, यानी म्यूचुअल एजेंसी, यानी एक दूसरे के एजेंट की तरह से वो लोग काम करते हैं। और यही उसका सही टेस्ट भी है। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बोले तो वो ये है। अब देखो, वही व्हाट इज द रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले तो पूछा जाए कि एग्रीमेंट, तो इवन दो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस में आता है, लेकिन ये फाइनल एविडेंस नहीं है, बिकॉज एग्रीमेंट तो सेल ऑफ गुड्स में भी होता है जो पार्टनरशिप नहीं होता। तो ये रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप में आता है। ये सब वर्ड को याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप में आता है। पर अगर खाली अकेला प्रॉफिट शेयर करने से हम पार्टनर नहीं बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरे में लिखा है नेक्स्ट पेज के ऊपर, कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को लोन देता है और बोलता है कि तेरे बिजनेस में जो मुझे हिस्सा देना, तो पार्टनर नहीं हुआ। इसी तरह से सर्वेंट और एजेंट, सर्वेंट या तो एजेंट अपने लिए काम करते हैं और उसको अगर हम प्रॉफिट में से हिस्सा देते हैं तो वो पार्टनर नहीं हुए। इसी तरह से माइनोर, यहाँ लिखा है सर्वेंट वाज द एजेंट ऑफ व्हेन वेयर अ विडो और अ चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पर्सन, वो भी पार्टनर नहीं है। मरे हुए इंसान के बीवी या तो बच्चे, वो पार्टनरशिप में एंटर किए जाते हैं, वो भी पार्टनरशिप में, सॉरी एंटर नहीं, पार्टनरशिप का प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं। जब तक उनके पूरे हिस्से को पार्टनरशिप में से अलग नहीं किया जाता, उसके मरे हुए हस्बैंड को के हिस्से को, तब तक उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, पर वो हिस्से के कारण वो पार्टनर नहीं बन जाता। और मेरा पर्सन जब अपनी गुडविल किसी को बेच देता है और उस गुडविल की एवज में उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, तो भी वो पार्टनर नहीं है। ये कोई भी एग्जाम्पल लिख के आपको पूछा जा सकता है। तो प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, लेकिन वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो मेन एलिमेंट क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी यानी एक पार्टनर अगर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे जो दूसरा इंसान बैठा हुआ है, वो जो भी काम करेगा वो पहले पार्टनर जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है उसको बांधता है, यानी उसको बाइंडिंग है।
यही अपने लिए ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है। जैसे यहाँ पे इन द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो एंटरटेनमेंट या तो चैरिटी के लिए वो पार्टनरशिप नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो फैमिली बिजनेस चलाते हैं वो भी पार्टनर नहीं है। माइनर उसको पार्टनर में डायरेक्टली नहीं डाला जा सकता। दो माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बना जा सकते, दो माइनर मिलके पार्टनरशिप नहीं बना सकते। एंड जॉइंट ओनर्स एक प्रॉपर्टी के जिन्होंने डिसाइड किया हो कि जो भी प्रॉफिट या तो लॉस होगा ना वो हम शेयर कर लेंगे, वो को ओनर से लेकिन पार्टनर नहीं है। तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिक्स टर्म यानी पीरियड, अगर 10 साल के लिए पार्टनरशिप है तो 10 साल के बाद में वो खत्म। लेकिन अगर 10 साल के बाद में भी पार्टनरशिप चलती रहेगी तो ये एमसीक्यू है आपका, देखो अगर पार्टनरशिप 10 साल के बाद में भी अगर चलती रहे, या तो ये डेट जो लिखी है यहाँ पे वो डेट के बाद भी चलती रहे, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी। एमसीक्यू आएगा कल, पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी, यानी अपनी मर्जी तक जब तक चलाना उसको बिजनेस पार्टनरशिप में चला जा सकता। और पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या, जब तक टर्मिनेट यानी खत्म नहीं हो जाता उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट, या तो सॉरी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, रिलेशन खत्म नहीं हो जाता पार्टनर का, तब तक पार्टनरशिप चलती रहेगी। अगर कोई भी प्रोविजन नहीं है ना तब तो जब तक चाहे तब तक पार्टनरशिप चला सकते हैं अपना। तो अगर कोई भी एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर को अगर राइटिंग में नोटिस देता है तो फर्म डिसॉल्व की जा सकती है। पर जिस दिन नोटिस दी है उसी दिन से डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट। अगर डेट मेंशन की हो ना तो उस डेट से कि जिस दिन से डिसोल्यूशन करना है वो दिन। और अगर डेट मेंशन ना की हो, डेट ना लिखी हो, तो मतलब कम्युनिकेशन जब किया ना वो डेट से अपने इसको डिसॉल्व करेंगे। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी कि याद रखना ये भी आएगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी कोई एक बिजनेस के लिए, जब तक बिजनेस चलेगा पार्टनरशिप चलेगी, बिजनेस खत्म पार्टनरशिप बंद। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट या तो एडवेंचर खत्म हुआ ना, पार्टनरशिप खत्म कर दी जाएगी। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव या तो ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ये ऐसा पार्टनर है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो प्रॉफिट भी शेयर करेगा, लॉस भी शेयर करेगा, और जितने भी एक्टिविटी होती है ना वो अपनी एक्टिविटी के लिए खुद को भी बाइंड करेगा और दूसरे पार्टनर्स को भी। इट मीन्स ये पार्टनर को बिजनेस में रेगुलरली इंटरेस्ट लेता है ये इंसान, और वो जो भी डेट होती है ना पार्टनरशिप के अंदर उन सबके लिए लायबल है थर्ड पार्टी को। स्लीपिंग पार्टनर यानी वो पार्टनर कि जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट में शेयर भी लेता है, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता, बिजनेस में रोज आने की बात नहीं। उसका नाम हमेशा सीक्रेट रखा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है, बाहर के लोगों को पता नहीं होता है उसके नाम के बारे में ऐसा। बट वो लायबल है कब, जब भी कंपनी यानी फर्म को अगर जब भी बहुत ज्यादा डेट हो जाए तो उस डेट के अंदर उसकी हिस्सेदारी भी है, यानी उसको भरने पड़े पैसे। अब जब भी स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस में से निकल जाना चाहता है तो उसको किसी को भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस के कोई भी एक के लिए रिटायरमेंट के बाद लायबल नहीं रहेगा, रिटायरमेंट के बाद। फिर नॉमिनल पार्टनर वो अपना नाम देता है खाली, लेकिन फॉर्म के अंदर ना प्रॉफिट चाहिए उसको ना कोई दूसरा इंटरेस्ट है उसको। वो रेप्यूटेड इंसान हो उसको नॉमिनल पार्टनर बनाया जा सकता है। वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, ना बिजनेस में से कोई प्रॉफिट लेता है, ना मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट करता है, लेकिन फिर भी उसके नाम के कारण लोग इस बिजनेस की तरफ भरोसा रखते हैं। इसलिए जब भी कंपनी की फर्म के अंदर डेट होती है तो उसके लिए वो लायबल है, यानी आउटसाइडर इसके ऊपर भी केस कर सकते हैं। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये पार्टनरशिप प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए आता है, लॉस के अंदर नहीं। हाइवर अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द फर्म इनकर्स एनी लॉसेस, और बाकी सारे पार्टनर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो लॉस भरपाई कर पाए, तो इस पार्टनर को फिर डेट पे करने के लिए थर्ड पार्टी को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन बाकी सारे पार्टनर के पास पैसा ना हो तो सब पार्टनर्स व्हेन अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट विद अ थर्ड पर्सन, दैट थर्ड पर्सन इज नोन एज सब पार्टनर। थर्ड पार्टी को अगर अपने कोई भी अपॉइंट करते हैं, यानी पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने अंडर बनाता है, यानी वो पार्टनर बाकी सारे पार्टनर का पार्टनर नहीं है। वो पार्टनर जिस पार्टनर ने उसको अपॉइंट किया उसी का खाली सब पार्टनर, वो फॉर्म के लिए लायबल नहीं है, उसका कोई फॉर्म की तरफ हक भी नहीं बनता है ऐसा।
पार्टनर बाय एस्ट्रोबल और होल्डिंग आउट, ये जैसे कि यहाँ लिखा है रिटायर पर्सन वॉलंटरीली बिजनेस में बैठता है और लोगों को लगता है कि ये भी पार्टनर जैसा ही है और बाकी सारे पार्टनर उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं लेते, तो ये पार्टनर बाय एस्ट्रोबल बोला जाता है। लेकिन याद रखो इसमें भी रिटायरिंग पार्टनर डज नॉट गिव अ पब्लिक नोटिस टू ऑफ हिज रिटायरमेंट एंड द अदर पार्टनर स्टिल यूज द नेम। एक रिटायर कोई इंसान पार्टनरशिप में से रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद वो नोटिस नहीं देता लेकिन बिजनेस में आना चालू रखता है, तो वो फिर जब तक बिजनेस में आना चालू रखेगा तब तक जो भी काम हुआ ना, और जब तक उसने नोटिस नहीं दिया तब तक जो भी काम हुआ उस सब काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर पार्टनर उसकी नोटिस देने के बाद भी पुराने नाम से फॉर्म चालू रखे तो फिर वो पार्टनर उसके सामने ऑब्जेक्शन ले सकता है। अब माइनर एज अ पार्टनर, माइनर को पार्टनरशिप में एंटर नहीं किया जा सकता एज अ पार्टनर, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए उसको या तो प्रॉमिस प्रॉमिस की तरह से उसको एंटर किया जा सकता है। बराबर, वो प्रॉमिसर नहीं बन सकता, कभी भी प्रॉमिस ही बन सकता है, ये याद रखना है। तो वो बेनिफिट के लिए, पर बाकी सारे पार्टनर्स का कंसेंट हो तो ही। बराबर ना। अब लीगल पोजीशन ऑफ अ माइनर, तो माइनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, तो राइट है उसके पास, वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखेगा, जितना पार्टनर से मतलब वो पार्टनर भी उसको प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी मिलेगी। साथ में वो बुक ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी कॉपी मांग सकता है, लेकिन बुक्स की ओरिजिनल कॉपी नहीं मांग सकता, ये याद रखना है मेरे राइट्स में। उसके बाद में व्हेन ही इज नॉट गिवन इज ड्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो फिर वो कोर्ट में जा सकता है और फर्म के ऊपर केस कर सकता है। बट जब भी वो केस करे ने, तो इतना याद रखना है कि जिस दिन उसने केस किया उस दिन से उस फर्म के साथ में उसके सारे नाते टूट जाते हैं सब, यानी उसको यानी रिटायर हो जाना पड़े उस फॉर्म में से। अब लायबिलिटी, तो माइनर की लायबिलिटी, माइनर प्रॉफिट के अंदर लायबल है और प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म के अंदर भी। उसके अलावा उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। अगर फॉर्म को नुकसान हुआ ना तो माइनर की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लिया जा सकता है, लेकिन पर्सनली वो लायबल नहीं है। फिर अगर जब वो मेजोरिटी अटेंड करते हैं यानी 18 साल का हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर, ये याद रखना है 6 मंथ्स, आपको बोला जाए पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि कितने के महीने के अंदर उसको नोटिस देनी है। 6 महीने के अंदर उसको नोटिस देनी है कि वो फॉर्म के अंदर है कि नहीं है। अगर वो नोटिस नहीं देता तो भी ऐसा माना जाएगा कि वो फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली पार्टनर हो गया है। नोटिस देगा ने तो वो फॉर्म के अंदर है या तो नहीं है उसकी नोटिस देगा। अगर नोटिस नहीं देगा तो मान लिया जाएगा कि वो फॉर्म के अंदर कंटिन्यू रहा है। उसके बाद में वो नॉर्मल पार्टनर की तरह से सारे राइट्स और ड्यूटीज को मानेगा। अब प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ना करने से नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो ये बताया गया कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, तो फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन और ये सारी डिटेल्स आपको देनी है, और अपने इसको किसको सबमिट करेंगे, रजिस्टर ऑफ द फॉर्म्स के साथ फीस के साथ में। अब लीगल इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या नुकसान हो सकता है। तो पहले अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं। राइट। उसके बाद वो स्यू कर सकता है कब, पार्टनर भी, समझो, पार्टनर भी रजिस्टर्ड फर्म होने तो ही दूसरे पार्टनर के ऊपर भी केस कर सकते हैं। ये लिखा है सूट बिटवीन द फर्म एंड थर्ड पार्टीज, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट या तो कोई भी चीज के लिए वो केस नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग इसके ऊपर केस कर सकते हैं। सेट ऑफ का क्लेम, सेट ऑफ का क्लेम अगर 100 रुपये तक का हो तो कर सकते हो, ये याद रखना। लेकिन मोर देन 100 रुपीज का हो तो सेट ऑफ यानी मांडवाली नहीं कर सकते किसी भी चीज के बारे में। लेकिन रजिस्ट्रेशन ना भी होने तो अगर कोई फर्म या तो पार्टनर जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता रजिस्ट्रेशन कराया हो या ना कराया हो। सेटलमेंट का अमाउंट अगर 100 रुपये से ज्यादा नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। A right of a partner to sue the dissolution of the firm or for the accounts of the dissolved firm or the share of the property of the dissolved firm। फिर बाद में the right of third party to proceed against an unregistered firm or any of its partner। थर्ड पार्टी इन पार्टनर के ऊपर या तो अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर केस कर सकता है। द पावर्स ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर और कोर्ट टू रियलाइज द प्रॉपर्टी
ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म। ऑफिशियल असाइनी कौन है? ये कोर्ट जिसको अपॉइंट करता है। जब पार्टनरशिप को डिसॉल्व यानी खत्म करना हो नहीं तब तो उसके राइट्स के ऊपर कोई हक नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई भी हक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से उसको मिलता हो तो वो नहीं, लेकिन उसके अलावा का कोई भी हो नहीं तो उसके ऊपर वो केस कर सकता है। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, इम्प्लाइड यानी ये लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी ये अथॉरिटी पार्टनर्स की होती है। अब इसमें यहाँ पे एक्सप्रेस अथॉरिटी यानी जो लिखी गई हो पार्टनरशिप डीड के अंदर, बोली गई हो, बताई गई हो। पार्टनर अगर एक्सप्रेस अथॉरिटी के बाहर का कोई भी काम करता है तो उसके लिए फॉर्म जिम्मेदार नहीं है। और अगर फॉर्म के अंदर दूसरे पार्टनर कोई भी काम करते हैं ऐसा तो इसके लिए ये पार्टनर जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी कौन कौन सी बातों के अंदर है? इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब जिसको विच इज टेकन फॉर ग्रांटेड, ये लाइन अंडरलाइन करें, विच इज टेकन फॉर ग्रांटेड ये लिखा है वो। इसका मतलब वो मेंशन नहीं किया जाता लेकिन हम समझ लेते हैं कि ऐसा होगा ही। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, बिजनेस कैरी करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जितने भी काम करने चाहिए वो सारे काम किए जा सकते हैं। फिर उसको इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। सच अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फॉर्म इज कॉल्ड हिज एम्प्लॉयड अथॉरिटी, बट ही इज एम्प्लॉयड अथॉरिटी ओनली फॉर दोज एक्ट। याद रखो जो बिजनेस के अंदर यूजुअल है ना वही। अगर समझो कि फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर के लिए किए जाने वाले सारे काम के लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन अगर फर्नीचर के अलावा कोई भी चीज कर रहा है तो वो खुद पर्सनली जिम्मेदार, फर्म जिम्मेदार नहीं होगी उसके लिए। इसी तरह से स्कोप यानी जो एरिया ऑफ वर्क है ना उसी के अंदर काम करना चाहिए, उसके बाहर अगर उसने कोई भी काम किया तो उस फर्म उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, फर्म उसके ऊपर केस करेगी फिर बाद में। द एक्ट मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म, अपने नाम से नहीं फर्म के नाम से उसने काम किया होना चाहिए तो फिर, नहीं तो नहीं। अब देखो इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या आ सकता है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। तो खरीदना बेचना गुड्स को फर्म के बिहाफ के ऊपर, या पेमेंट रिसीव करना या उसके लिए रिसीट देना, फिर अकाउंट सेटल करना विद द पर्सन डीलिंग विद द फर्म, फिर किसी को एम्प्लॉयमेंट देना पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, फर्म के लिए उधार पैसे लेना, बिल देना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द नेम ऑफ द फर्म, गुड्स को प्लेज करना पैसे लाने के लिए, और किसी जगह पे फर्म को डिफेंड करने के लिए अगर किसी वकील की जरूरत पड़े तो सॉलिसिटर या तो वकील को अपॉइंट करना, ये सब किया जा सकता है। पर इसमें इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। अगर फर्म का कोई जगह पे केस चल रहा हो तो बीच में पड़ के उस केस को रफा दफा कराने के लिए वो अकेला पार्टनर बिना किसी को पूछे अगर काम करता है तो नहीं हो सकता ये। बैंक अकाउंट अपने नाम से फर्म का नहीं चला सकता वो। और कॉम्प्रोमाइज एनी क्लेम और प्रपोर्शन पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म, कॉम्प्रोमाइज करना मतलब कोई भी दावा अगर कोई करता है फर्म के ऊपर तो इसको सेटल करना वो नहीं किया जा सकता। कोर्ट में से भी कोई भी केस बाकी सारे लोगों को पूछे बिना, बाकी सारे पार्टनर्स को पूछे बिना विड्रॉ नहीं किया जा सकता, वापस नहीं खींचा जा सकता। कोई भी लायबिलिटी किसी भी जगह पे पूछे बिना एडमिट यानी कबूल नहीं कर लेनी है। और कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फर्म की हो वो किसी को भी ट्रांसफर पूछे बिना नहीं कर सकते, या तो किसी को खरीद नहीं सकते प्रॉपर्टी को। और टू एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, किसी दूसरे के साथ में पार्टनरशिप में फर्म के नाम से एंटर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऊपर वाले 8 काम में से कोई भी काम अगर पार्टनर करता है जिसके लिए उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी दी गई हो या फिर इमरजेंसी में ये काम करता है तो वो चलेगा। ये आता है देखो अथॉरिटी इन इमरजेंसी। लेकिन इमरजेंसी में जब भी पार्टनर कोई भी काम करता है जो फर्म को लॉस से बचाने के लिए हो और साथ में कोई भी अक्लमंद प्रूडेंट पर्सन यानी कोई भी अक्लमंद इंसान वैसा ही करे उसकी जगह पे हो तो। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसमें आता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्क क्या है? अगर कोई एक पार्टनर निकल जाता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ, लेकिन सबके सब पार्टनर ने फर्म को बंद करने का सोच लिया तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोला जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन, ये लिखा है देखो, कंप्लीट ब्रेकडाउन या तो एक्सटेंशन खत्म कर देना फर्म को और सारे रिलेशनशिप को भी खत्म कर देना, ये हुआ। लेकिन खाली पार्टनरशिप में से एक दो लोग निकल जाते हैं तो ये हुआ तुम्हारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, खाली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं। बाकी सारे पार्टनर जो बचे हुए हैं ना वो फर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इसको रिकंस्टिट्यूटेड फर्म बोला जाता है, ये वर्ड है तुम्हारे लिए। इसको क्या बोला जाएगा? रिकंस्टिट्यूटेड फर्म बोला जाएगा। फिर आगे
अब डिसोल्यूशन कैसे किया जाता है? तो डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के बिना डिसोल्यूशन कैसे होगा? इट मे टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, a firm may be dissolved by making an express agreement because partnership is formed by an agreement between the partners। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म की जाती है? एग्रीमेंट के द्वारा। इसीलिए विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी सब लोग मान जाए, एग्रीमेंट है सबके बीच में, तो फिर पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जाए। लेकिन कंपलसरी डिसोल्यूशन, कंपलसरी डिसोल्यूशन कोई भी विदाउट एनी फर्दर प्रोसीजर, इसमें फॉर्म इसके बाद कंटिन्यू नहीं रहती। इवन इफ पार्टनर्स आर इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू टू फॉर्म, फॉर्म को कंटिन्यूसली डिसॉल्व होना पड़े। जैसे इसमें सबसे पहली बात ये एमसीक्यू में आएगा, जब सारे के सारे पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं। जब सब पार्टनर, एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर, सब पार्टनर्स या एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स अगर इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं तो फर्म बंद हो जाएगी। और अगर बिजनेस इलीगल हो गया, जिस बिजनेस को चला रहे हो वो बिजनेस अगर इलीगल हो गया तो वो भी फर्म बंद हो जाएगी। अब डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, आकस्मिक कंटिंजेंसीज का मतलब कोई इवेंट के होने के कारण, जैसे कि टर्म, जिस टाइम पीरियड के लिए फर्म को क्रिएट किया था वो टाइम पीरियड खत्म हो गया। कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर एडवेंचर, या तो कोई काम खत्म हो गया, फिर या तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, या तो जो पार्टनर है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। अब डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, अगर तुमने पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखने का सोचा है सालों साल तक, तो अगर कोई पार्टनर बंद करना चाहता है तो वो नोटिस देगा। जिस दिन नोटिस दिन है उस दिन से डिसॉल्व, या तो जो तारीख लिखी हो ना नोटिस के अंदर उस तारीख से। ये दो भी एमसीक्यू में आ सकते हैं, ये आगे भी अपने कर चुके। अब डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, इसमें पहले इंसेनिटी यानी पार्टनर पागल हो जाए, तो इन परमानेंट इनकेपेबिलिटी यानी पार्टनर काम करने के काबिल ना रहे, जैसे अंधा हो जाना, पैरालिसिस हो जाना वो, और मिसकंडक्ट, ये तीन रीजन है। तीन रीजन के कारण, तीन रीजन के कारण पार्टनरशिप को कोर्ट बंद करवा देगी। इसमें लॉस वाला नहीं आता। तुम्हारे एक एमसीक्यू ऐसा है जिसमें लिखा है कि अगर लॉस होता है तो पार्टनरशिप बंद कर दो, ये गलत, ये नहीं। हाँ, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को तोड़ा जाए, देखो ये बिजनेस वर्किंग एट लॉस लेकिन कंटिन्यूअसली लॉस करता हो तो ही। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर किसी पार्टनर ने अपना या तो दूसरे का इंटरेस्ट किसी तीसरे के नाम से ट्रांसफर कर दिया तो भी फॉर्म डिसॉल्व, या तो फॉर्म को बेच दिया, सिंपल। एनी अदर ग्राउंड, या तो जस्ट एंड इक्वल, कोर्ट को लगता है कि इसमें से कोई भी हो सकता है ग्राउंड, तो अब बात समझो, ये आपको करके ही जाना है डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, इसमें से एक एमसीक्यू आएगा ही। फिर बाद में एक्सप्लेन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। तो राइट्स ऑफ अ पार्टनर, तो राइट पहले तो ये है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई उसको ना नहीं बोल सकता। फिर राइट टू बी कंसल्टेड, कोई भी बड़े डिसीजन के पहले उससे पूछना चाहिए। राइट टू एक्सेस टू अकाउंट्स, अकाउंट्स की बुक को चेक कर सकता है, माइनर भी चेक कर सकता है लेकिन वो बुक ऑफ अकाउंट मांग नहीं सकता। फिर उसके बाद में राइट टू शेयर प्रॉफिट, कॉपी मांग सकता है वो माइनर, बुक नहीं मांग सकता। राइट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी हिस्सा उसका होगा, इंटरेस्ट कैपिटल पे मिल सकता है उसको। इंटरेस्ट अगर उसने लोन दी है तो कितना एडवांस मिलेगा? 6% लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, अगर उसने कोई खर्चा किया है तो खर्चा भरपाई होगा। राइट टू यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए नहीं, लेकिन पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए पार्टनरशिप के प्रॉफिट को, प्रॉपर्टी को यूज करेगा। राइट टू पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, वो जब भी जाएगा कोई भी जगह पे बात करेगा पार्टनरशिप की फर्म की एजेंट की तरह से बात करेगा। नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं करना दूसरे पार्टनर के द्वारा, वो भी। नो लायबिलिटी बिफोर ज्वाइनिंग, ज्वाइन करने से पहले आगे की जितनी भी जिम्मेदारियां है उससे वो परे है। और राइट टू रिटायर, जब चाहे तब वो रिटायर हो सकता है, कब? सारे पार्टनर्स मान जाए तब। एक पार्टनर अपना जो एग्रीमेंट किया उसके मुताबिक, या तो नोटिस देके निकल सकता है। राइट टू बी एक्सपेल्ड, अ पार्टनर राइट टू नॉट टू बी एक्सपेल्ड आएगा, यहाँ पे नॉट लिखना है 13 में। कोई भी उसको मेजोरिटी भी चाहे तो भी उसको निकाल नहीं सकता जब तक उसका कोई गुनाह ना हो। एंड राइट ऑफ ऑनगोइंग आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर इन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, जो जब भी पार्टनर
आउट गोइंग पार्टनर यानी बाहर निकल जाता है पार्टनर, तो जब तक उसका हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया जाता उसको, तब तक जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा प्रॉफिट उसके अंदर हिस्सा उसका रहेगा। और यहाँ पे लिखा है देखो, अगर जितनी भी प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी ना फर्म के पास उसके नाम से, वो सारी प्रॉपर्टी के ऊपर 6% हिस्सा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज यानी जिम्मेदारियां क्या है, तो बिजनेस एडवांटेज के लिए करे करे फेथ ऑब्जर्व करना, टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, इट इज द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर टू शेयर इन द प्रॉफिट, टू शेयर इन द प्रॉफिट, ये ड्यूटी नहीं, सॉरी, टू ऑब्जर्व द फेट एंड टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड, इंडेमनीफाई फॉर, अगर उसने फ्रॉड किया तो जिम्मेदारी उसकी बनती है वो फ्रॉड की भरपाई करने की। टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट, जानबूझ के उसने गलतियां की उसके कारण फर्म को नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई वो करेगा। डिलीजेंटली यानी सोच समझ के काम करना, रेम्यूनरेशन नहीं मांगेगा क्योंकि प्रॉफिट तो मिल रहा है, फिर रेम्यूनरेशन यानी पगार क्यों मांगेगा, सब सिवाय के उसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट किया गया हो तो वो मांग सकता है। टू शेयर लॉसेस, every partner is liable to share loss of the firm in agreed ratio. To hold and use property of the firm exclusively for the firm, जो भी प्रॉपर्टी है ना वो फर्म के लिए यूज करेगा। एंड टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, if a partner makes any secret profit in the business of the firm without the consent of other partners, he must pay सच प्रॉफिट टू द फर्म, यानी उसने अपने सीक्रेट प्रॉफिट किए होने वो सब वापस दे देने पड़े। और टू एक्ट विद इन द ऑथोरिटी, जितनी अथॉरिटी उतनी के अंदर काम करना है। एंड टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली, जॉइंटली यानी सब मिलके भी लायबल जिम्मेदार है, पर सेवरली अगर तुमने गलती की तुम अकेले लायबल, ऐसा। एंड नॉट टू असाइन इज राइट, अपने राइट्स को किसी दूसरे को नहीं सौंप देना है इसको। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट की कंप्लीट हुई। पहले मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट समझाया 2019 का, उसके बाद में मैंने ये पार्टनरशिप एक्ट समझाया। ऑल द बेस्ट।